अपना ट्वीट भेज दीजिए। महंगाई को, ब्याज दरों को लेकर किसी भी तरह का आपके मन में कोई भी सवाल है, जवाब मिलेगा। बिल्कुल। और महंगे की बात करी सर, तो महंगे शेयर के बारे में भी समझ लें। एलसिड इन्वेस्टमेंट्स, नाम तो सुना ही होगा, है ना सर। ये है वो कंपनी जिसका डीलिस्टिंग ऑफर आया था। हमारी टीम ने रिसर्च करके आपको बताया था कि डीलिस्टिंग लाने वाली इस कंपनी की फेयर वैल्यू क्या है। पूरी जानकारी लेकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरुण दुबे। और ये जानकारी लेकर जो आ रहे हैं और जो खबर लेके आ रहे हैं, अभी शायद समझना मुश्किल है कि अच्छी है या खराब, क्योंकि इस कंपनी का डीलिस्टिंग ऑफर फेल हो चुका है। आमतौर पर जब ऑफर फेल हो जाए तो आपको लगता है ये तो खराब है, लेकिन फेल क्यों हुआ है उसकी भी वजह है। अगर आप वैल्यूएशन के हिसाब से ऑफर नहीं लाएंगे तो ऐसा ही होगा। तो आइए, वरुण तैयार है। वरुण, पहले तो डीलिस्टिंग ऑफर की डिटेल्स बताएं। ओके, तो अनिल जी, डीलिस्टिंग ऑफर की जो डिटेल्स है, 1,61,000 पे इन्होंने डीलिस्टिंग ऑफर दिया था। 17 रुपए पे अगर आप बीएससी पे जाके देखेंगे तो 17 रुपए के आसपास। बेसिकली हाँ, वो ट्रेड ही नहीं होता है ये स्टॉक। कहीं सेलर ही नहीं है, कोई तो बेचेगा कौन तो खरीदेगा कौन, ये प्रॉब्लम है। तो इन्होंने उस भाव पे दिया था डीलिस्टिंग का ऑफर। और बेसिकली अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर्स की करीब 75% के आसपास की हिस्सा रही। बाकी भी अगर आप देखेंगे तो कुछ फंड्स और कुछ निजी लोग हैं जिनके पास करीब 11-11.5% के आसपास की हिस्सेदारी है, और बाकी जो है वो रिटेल के हाथ में है। तो इन्होंने जो डीलिस्टिंग ऑफर लाया था वो फाइनली फेल हो चुका है, जिसके लिए इन्होंने एक वोटिंग रखी थी। उस वोटिंग में इनको अगर आप देखेंगे तो 88.55% के आसपास के वोट मिले, जबकि 90% के ऊपर वोट मिलना चाहिए। तो जो 11.5% शेयर होल्डर्स है उन्होंने इनके फेवर में वोट नहीं किया है, और इसके लिए इनका जो डीलिस्टिंग ऑफर है वो कहीं ना कहीं फेल हो चुका है। अब यहाँ जो शेयर होल्डर्स है ना अनिल जी, उनका ये कहना है कि जैसे कि हमने बताया था कि एशियन पेंट्स में इनका करीब 3% के आसपास की हिस्सेदारी है। अगर उस लिहाज से निकाले उस प्राइस पे तो करीब 8.5 से 10,000 करोड़ के आसपास की इन्वेस्टमेंट वैल्यू निकल के आती है। उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो पर शेयर वैल्यू जो हमने आपको कहा था वो था 4,26,000 रुपए की प्रति शेयर वैल्यू। के लिए कम से कम ये वैल्यू तो रहनी चाहिए। हाँ। लेकिन अनिल जी, इनके शेयर होल्डर जो है वो कहते हैं कि वैल्यू जो है 6.5 लाख रुपए प्रति शेयर की है, और ज्यादा। कम से कम इतना मिला। अब तब से एशियन पेंट भी थोड़ा भाग गया है, तो जाहिर सी बात है उस लिहाज से भी ये कह रहे हैं। तो इसके लिए ये भी कह रहे हैं कि नहीं, इसकी एक्चुअल वैल्यू अगर आप देखेंगे, भले आप होल्डिंग कंपनी का डिस्काउंट भी निकाल दीजिएगा, उसके बाद भी इसकी वैल्ययू अच्छी खासी निकल के आती है। इसके लिए 1,61,000 रुपए हम नहीं देंगे। तो रिटेल इन्वेस्टर स्मार्ट है, स्मार्टली उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। वाह, तो 1,61,000 रुपए पे मना कर दिया। हाँ, भाव 17 रुपए। दूसरी बार आया, 2013 में आया था, तब जो भाव इन्होंने दिया था वो करीब 11,000 के आसपास है। 11,455 के भाव पे लाए थे। तो जो कुछ भी डिटेल्स और फैक्ट्स रखे हैं वरुण दुबे ने, उनके बेसिस पर मैं आपको एक मुफ्त की राय देता हूँ, बिना मांगे देने वाली। हमारे हिंदुस्तान में राय चंद की कोई कमी नहीं है, सबके पास एक मांगो चार मिलती है। ओके, तो राय ये है कि अगली बार जब आप तीसरी बार कोशिश करें डीलिस्ट कराने की, तो जो फेयर प्राइस है उस पर कम से कम लाए, या उससे भी थोड़ी प्रीमियम। एब्सोल्युटली। जब आप डीलिस्ट कराते हैं तो डीलिस्टिंग की एक प्रीमियम रिटेल इन्वेस्टर को देनी ही चाहिए। जब आप इशू लेकर आते हैं तो इशू लेकर आते हैं तब भी आप कमाई का एक मौका देते हैं ना। बिल्कुल। तो इशू जब आप अपना खत्म करके कंपनी को डीलिस्ट करवा के जा रहे हैं, तब भी वहां पर इन्वेस्टर के लिए कमाई का एक मौका बनना ही चाहिए। ये उनका हक है, और अगर आप ऐसा करें तो कोई एहसान नहीं करें। अगर आप इशू लाकर सस्ते भाव में ला रहे हैं लिस्टेड दूसरी कंपनियों के मुकाबले में, तो कोई किसी पर एहसान नहीं कर रहा है। वो उनका हक है जो इन्वेस्टर्स आईपीओ में पहली बार पैसा लगा रहे हैं। सिमिलरली जो इन्वेस्टर्स डीलिस्टिंग में पार्टिसिपेट करके अपना शेयर छोड़ते हैं, उनका भी हक है कि उन्हें एक प्रीमियम मिले। बिल्कुल, और ये होना ही चाहिए, ये होना ही चाहिए। तो ये बड़ा लेसन है कि आप देखिए, एशियन पेंट्स जैसी दिग्गज ग्रुप की कंपनी के डीलिस्टिंग ऑफर 2 बार फेल इसीलिए हो जाते हैं कि वो फेयर प्राइस देने को तैयार नहीं। और एक और चीज जिसकी मांग हमने पहले भी की थी, आई एम श्योर दीप आप देखिएगा जल्दी उस पर एक नियम बनने वाला है जी, और वो ये, जो भी डीलिस्टिंग ऑफर आएगा उसका एक इंडिपेंडेंट फेयर वैल्यूएशन कंपनी का करवाना ही पड़ेगा। बिल्कुल सर, ये बहुत बढ़िया पॉइंट है भाई। सिंपल सी चीज है, अगर मैं एक आम निवेशक हूँ, एलिसिड मेरे पास पड़ा है, मुझे नहीं पता ना जी इसकी फेयर वैल्यू क्या है, तो एक समझदार आदमी, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म, कोई भी जो गवर्नमेंट या रेगुलेटर अप्रूव्ड वैल्यूअर हो, वो उसकी एसेट्स का करंट मार्केट प्राइस देख ले, शेयरों का करंट भाव देख ले, उसके बेसिस पे एक रिपोर्ट बना दे, इसकी फेयर वैल्यू ये है। तो कम से कम मैं एक डिसीजन तो ले सकता हूँ ना कि पता चला भाव 17 रुपए और मुझे 1.5-2 लाख रुपए में डीलिस्टिंग हो रही है, कायदे से देखा जाए तो अच्छा लगना चाहिए जी। फिर भी लोग तैयार नहीं है, तो क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? और दूसरा है कि जो 88% तैयार हैं, वो भी तो पता लगना चाहिए कि क्या ये समझदार नहीं है कि 6.5 लाख रुपए भाव है, तो ये क्यों दे रहे हैं, ये भी समझ में आना चाहिए। वरुण इस पे स्माइल दे रहे हैं, खास बात है क्या? एक इंटरेस्टिंग एंगल है। हाँ बताओ तो।
तो 75% जो है ना वो तो प्रमोटर्स के पास है। अब इनके जो शेयर होल्डर्स है ये उनके तरफ से बयान निकल के आया, ये बेसिकली कह रहा है कि कुछ दिनों पहले इस डीलिस्टिंग के पहले 16 मार्च के आसपास कुछ ट्रेड्स हुए थे, बेसिकली ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन हुए थे, जिसमें हाइड्रा ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड ने करीब 9% के आसपास की स्टेक खरीदी थी। और बेसिकली ये जो हाइड्रा लिमिटेड कंपनी है ये बेसिकली दानिश की कंपनी है। ठीक है, उन्होंने खरीद लिया था। हाँ, क्या भाव में? प्राइस नहीं पता, ऑफ मार्केट, प्राइस ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन था, तो पता नहीं। हालांकि 2018 में भी ऐसा खरीदा गया था, तब जो खरीदा गया था हिस्सा वो करीब 25 से 30 हजार के आसपास के भाव में खरीदा गया था। उसके बाद ये ऑफ मार्केट इन्होंने खरीदा है। तो टोटल, और बाकी अगर आप देखेंगे ना तो और एक कोई कंपनी है जिसके पास भी करीब थोड़ा बहुत हिस्सा है, तो अगर वैसे निकाल के प्रमोटर्स का टोटल देख लेंगे तो वो आता है 88% के आसपास। तो उन्होंने ही डाला प्रमोटर्स और बाकी जो उनके अलाइड लोग हैं, तो उन्होंने ही एक्चुअल फेवर में डाला है और बाकी लोगों ने फेवर में। दूसरा एक नियम और डीलिस्टिंग के केस में हम दो चीजों की बात कर रहे हैं। एक, डीलिस्टिंग के केस में दो चीजें होनी बहुत जरूरी है। पहला, फेयर वैल्यूएशन क्या है, इसकी एक इंडिपेंडेंट रिपोर्ट आनी चाहिए। कोई भी डीलिस्टिंग ऑफर लेकर आए, कोई भी कंपनी हो, उसको ये बताना जरूरी है कि इसकी फेयर वैल्यू क्या है। ठीक है। दूसरा, जिस प्राइस पर आप डीलिस्टिंग ऑफर ला रहे हो उसी प्राइस पर प्रमोटर को भी अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर कोई दूसरी कंपनी आ जाए, समझिए कोई एक प्राइवेट इक्विटी फंड या कोई आपका कॉम्पिटिटर आकर कहे कि जिस प्राइस पर आप डीलिस्टिंग ऑफर ला रहे हो, लाइए आपकी कंपनी मुझे उस पर दे दीजिए। चलो, हम प्रमोटर्स के लिए फेयर रहेंगे। कोई भी खरीदने वाला थोड़ा तो सस्ता चाहता है, एकदम लूटे ना। तो चले 20% का नियम बना लो, 25% का ऊपर का ऑफर, 20 या 25% के ऊपर का कोई ऑफर दे दे तो फिर उनको एक्सेप्ट करना ही चाहिए। इस तरह का नियम बनाओ, देखो फिर कैसे फेयर प्राइस आती है। एग्जैक्टली फिर आएंगे असली लेवल तभी आएंगे। असली लेवल तभी आएंगे। तब कभी 87 रुपए 40 पैसे पे वेदांता का ऑफर नहीं आएगा। एब्सोल्युटली राइट। क्योंकि अब क्या है, हर एक ऑफर पे हम पहुंच नहीं सकते जी। ठीक है। और हर एक ऑफर पर आप ये भी नहीं कर सकते कि इन्वेस्टर्स को जागरूक करें, क्योंकि अब ये बहुत ही इलिक्विड कंपनियां हैं, गिनती के शेयर लोगों के हाथ में। आपने देखा जिंदाल पॉली इन्वेस्टमेंट में देखा, बिल्कुल जिंदाल फोटो में देखा किस तरह से हमने कहा, और दोनों डीलिस्टिंग ऑफर फेल हुए। करेक्ट। तो अगर आप औने पौने दामों पर डीलिस्टिंग करवाएंगे तो ये ठीक नहीं है। और इसके लिए बेहतर तरीके यही है, दो चीजें करिए, सब डीलिस्टिंग ऑफर परफेक्ट होने लगेंगे और इन्वेस्टर्स को उनका हक मिलेगा। आई थिंक ये करने का सही वक्त आ गया। शरद जी से एक बार राय ली जाए, क्योंकि शरद जी ये सारे मामलों के बड़े जानकार भी है। प्राइमरी मार्केट, हाँ, शरद जी प्राइमरी मार्केट के भी बड़ी गहरी पकड़ रखते हैं। आईपीओ, डीलिस्टिंग वगैरह की सबकी बढ़िया नॉलेज है। शरद जी, क्या कहेंगे आप, इस तरह के डीलिस्टिंग ऑफर फेल हो रहे हैं? जी बिल्कुल, आपने जो सुझाव दिया है वो बिल्कुल, सेकंड वाला पॉइंट मुझे ज्यादा अच्छा लगा। वैल्यूअर वगैरह तो आजकल क्या वो फिर भी मैनेज हो जाते हैं, बट सेकंड वाला पॉइंट अगर आ जाता है, जैसे एनसीएलटी में आ गया था कि प्रोमोटर्स अब बिड नहीं कर सकते, तो बीआईएफआर की वो कमी उसमें पूरी हो गई थी। अगर जो सेकंड वाला पॉइंट आपने बोला कि थोड़ा बहुत प्रीमियम डिस्काउंट करके अगर कोई दूसरा बायर प्रमोटर की स्टेक ले तो वो भी आके बेचे, तो मेरे हिसाब से ये लोग बहुत वैलिड लेवल पे ये डीलिस्टिंग ऑफर्स लाना चालू कर देंगे। सही कह रहे हैं कि एक बार वैल्यूएशन रिपोर्ट थोड़ी बहुत आप मैनेज भी कर लें, लेकिन अगर एक काउंटर ऑफर अगर आए, और जरूरी काउंटर ऑफर सेम प्राइस पे, आप थोड़ा बेनिफिट दीजिए प्रमोटर को, चलो उसमें भी कोई हर्ज नहीं, लेकिन कहीं एक पर्टिकुलर प्राइस कर लें कि 20%, 15%, 25% ऊपर का फॉर्मूला वो आना चाहिए, वो हो ही सकता है। तो तब आपके लिए सही डीलिस्टिंग ऑफर आने लगेंगे। चलिए, हमारी कोशिश है, हम आवाज उठाते हैं, उम्मीद करते हैं इस तरह के नियम आपको जल्दी बनते हुए दिखेंगे।